प्यारे बच्चों, आइए हम और आप कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग बैंकिंग औद्योगिक वित्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, किसी उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहले जो है एक पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल, तो एक बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। और किसी देश का जो है विकास का पैमाना जो है आपका इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना डेवलप है, वो देश उतना ही संपन्न, उतना खुशहाल माना जाता है। हालांकि अन्य सेक्टर भी ज़रूरी है, लेकिन आपका जो है औद्योगिक क्षेत्र, तो उस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किस तरह से हम लोग उसको डेवलप करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए, और उसमें जो वित्त की ज़रूरत पड़ती है और उस वित्त की व्यवस्था कहाँ से की जाती है, कौन कौन से साधन आपके हैं, उन सारी चीज़ों पे हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हम लोग का जो आज का चैप्टर है वो है औद्योगिक वित्त, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। तो औद्योगिक वित्त जो है, जैसे कि किसी भी उद्योग में अगर हम उसको समय के अनुसार अलग अलग डिवाइड करें, तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके लिए अल्पकालीन धन की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसको मिडिल टर्म को बोलते हैं, मीडियम टर्म के पूंजी की जरूरत पड़ती है, कुछ में लॉन्ग टर्म पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम जो है अपने औद्योगिक वित्त को 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आपका वर्गीकरण जो है औद्योगिक वित्त का 3 रूपों में कर सकते हैं: स्थायी या दीर्घकालीन पूंजी इसको बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक, फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म कैपिटल। ब्लॉक मतलब कि हमारा वो जो पूंजी है, धन है, एक तरह से लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, लंबे टर्म का निवेश होता है, निवेश, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्थायी संपत्तियां हैं, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, लैंड हुआ, मशीनरीज हुई, अन्य कुछ और चीज़ ऐसे जो जिसका कि लंबे समय तक उपयोग होता है कंपनी में, उद्योग में, उसको जो है दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं। और आगे आपका है कुछ मध्यकालीन पूंजी आता है, मीडियम टर्म। जैसे होता है कि आप कंपनी को थोड़ा विस्तार देना चाहते हैं, कुछ नई मशीनें लगाना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ नई बिल्डिंगें बनाना चाहते हैं, तो एक मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। बीच बीच में कंपनी को थोड़ा सा जैसे कि कल पुर्जे कुछ नए नवीनीकरण करना है। मान लीजिए आपका किसी कंपनी का उत्पादन जो है आपका 10 यूनिट हो रहा है, उसको बढ़ा करके 12 यूनिट 15 यूनिट करना चाहते हैं, तो नए नए इक्विपमेंट लगाएंगे, उसमें कल पुर्जे सुधार करेंगे, तो वो उसके लिए जरूरत पड़ती है मीडियम टर्म कैपिटल की। और तीसरा आपका होता है चल पूंजी या कार्यशील पूंजी या अल्पकालीन पूंजी, जिसे कि इसको सर्कुलेशन पूंजी कैपिटल कर सकते हैं आप, वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म कैपिटल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल, सॉरी। तो इस तरह से इसके अंतर्गत आपका आता है जैसे श्रमिकों का वेतन हुआ, मैनेजमेंट का वेतन हुआ, और डे टू डे का जो खर्चा होता है, कच्चा माल इत्यादि सब चीज़ें सब है अल्पकालीन में आ जाता है, आपका कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से जो औद्योगिक वित्त की संरचना होती है, इसको संगठन भी कर सकते हैं, संरचना जो आपका वर्गीकरण या संरचना, वो जो है आपके 3 ग्रुपों में बांटा जा सकता है: स्थायी संपत्ति यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल, दूसरा मीडियम टर्म कैपिटल, तीसरा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल। आमतौर पे जो आपका औद्योगिक वित्त है, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल और मीडियम टर्म यानी अल्पकालीन पूंजी और मध्यकालीन पूंजी आसानी से मिल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए समस्याएं आती हैं और कई बार मीडियम टर्म के लिए भी आती है। तो इस तरह के जो लोन होते हैं, उनके लिए जो है संस्थागत विकास के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और छूट रहा है, इसको बताते हैं कि आपका जो आपका दीर्घकालीन पूंजी है आपका, ये आप 20 से 25 वर्ष के लिए, और ये आपका जो मध्यकालीन पूंजी आपका है, इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष से यही आ सकता है 15 वर्ष, इसको और भी छोटा कर दे, 20, 25, 15 साल जो आता है, तो 15 वर्ष के लिए, 1 से 15 वर्ष के लिए। और आपका जो
अल्पकालीन जो होती है ये 1 वर्ष के लिए हो जाता है आपका, अल्पकाल के लिए जो है पूंजी जो आपका मिलता है पूंजी। तो औद्योगिक वित्त के जो आपके स्रोत हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये कहाँ से आपको उपलब्ध होते हैं, ये चीज़ें कहाँ से कैसे आपको किसी भी उद्योग में जो आपकी पूंजी है वो कहाँ से आती है। तो पहला आपका सबसे पहले होता है कि कंपनियों द्वारा अंश निर्गमित किए जाते हैं, इस शेयर इशू किए जाते हैं, उससे जो है बहुत भारी मात्रा में किसी उद्योग को आपका धन मिल जाता है। क्योंकि अंशों के से आपका जैसे 50+1 कैपिटल अपना लगाते हैं और शेष जो है आपका 49% शेयर इशू कर देते हैं और वो मार्केट में जाता है और तमाम अंशधारक जो लोग जो उसमें पैसे कंपनी में लगाते हैं और इस तरह से इसका अंशों के माध्यम से इसके पास पूंजी आ जाता है। और आगे आपका उस वही कंपनी जो है ऋण पत्र भी जारी करती है। अंश और ऋण पत्र में मुख्य रूप से अंतर ये हो जाता है कि अंश से आपका जो है शेयर होल्डर अंशधारक होता है वह उतने हिस्से का कंपनी का एक तरह से मालिक होता है। लाभांश जो कंपनी लाभ कमाएगी या हानि कमाएगी जो भी होगा उसकी हिस्सेदारी उसमें होती है जो अंशधारक होता है। लेकिन ऋण पत्र में क्या होता है, आपने एक तरह से कंपनी को ऋण दिया है, आप जिस समझौते के तहत जिस ब्याज दर पे आपने उसको ऋण दिया है वही सिर्फ आपको मिलेगा। उसमें ये नहीं है कि आपका घाटा होगा या नुकसान होगा। ऋण में ये होता है कि आप जितना आपको जितने ब्याज पे आपने उसको दिया है कंपनी को पैसा उतना ही ब्याज पे आपको उतना पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अंशों में क्या होता है, आप जब अंश लेते हैं शेयर लेते हैं तो कंपनी अगर अच्छा करती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, खराब परफॉर्मेंस करेगी तो आपका नुकसान भी हो जाता है। ये मुख्य अंतर आता है ऋण पत्र और अंश में। फिर कुछ कंपनियां जनता द्वारा निक्षेप प्राप्त जनता द्वारा डिपॉजिट होता है वो भी स्वीकार करती हैं और इससे इनको वित्त मिल जाता है आपका। व्यापारिक बैंकों से ऋण लेते हैं, तमाम तरह के व्यापारिक बैंक है जो कंपनियों को तमाम तरह से ऋण देते हैं, डायरेक्ट लोन कर देते हैं, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा दे देते हैं और किसी प्रोडक्ट के ऊपर माल के ऊपर जो है उनको ऋण प्रदान कर देते हैं। इस तरह से तमाम तरह के होते हैं। लेकिन ये सारी ऋण जो होते हैं खास तौर से जनता का ऋण है और आपका ये सारे अल्पकाल शॉर्ट टर्म वाले प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ राजकीय सहायता से भी राजकीय ऋण मिलता है या सरकार द्वारा सहायता मिल जाता है, उससे भी कंपनियों को वित्त मिल जाती है। जैसे कि केंद्र सरकार कभी कभी अनुदान दे देती है, राज्य सरकार अनुदान दे देती है और उद्योग को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा नियम कानून लाती है कि आप अगर इस सेक्टर में कुछ खास सेक्टर में काम कर सके। मान लीजिए इस समय आपका कोविड का महामारी चल रहा है, इस काल में अगर कोई इंडस्ट्री है जो पीपी किट बनाता है या जो मास्क बनाता है या जो सैनिटाइजर बना रहा है, उन कंपनियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से योजना रहेगी कि ठीक है आपका हम जो टैक्स होते हैं, जीएसटी टैक्स होते हैं, तमाम तरह के जो कर होते हैं उसमें छूट दे सकते हैं, कुछ आपको डायरेक्ट अनुदान दे सकते हैं कि आप इसमें करिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं आती हैं और इनको इस तरह का लाभ दिया जाता है। और एक और काम करता है सरकार द्वारा, एक होता है कि अगर वो ऋण की गारंटर बनने का भी काम करते हैं कि हम इस कंपनी के ऋण गारंटी लेते हैं, इसको कहीं से मार्केट से ऋण लें या व्यापारिक बैंकों से ऋण लें या विदेशी संस्थानों से ऋण लेते हैं, तो वो गारंटर का भी काम करता है। आगे है आपका लाभों का पुनर्निवेश, यानी कि कोई कंपनी है वर्ष भर काम की और कुछ लाभ कमाया तो लाभ का एक हिस्सा, यानी कि मोटा मोटी आपको हम लोगों ने बात किया था बैंकिंग सेक्टर के जो आगे पढ़ रहे थे उसमें पीछे चैप्टर में, तो 20% अपने कुछ कुल लाभ का 20% वो रिजर्व कोष में रख लेती है और शेष 80% में ही अंशधारी जो आपके अंशधारक हैं इनको लाभांश का वितरण करती है। तो उस लाभ का जो यानी कि जो 20% इसने रखा है रिजर्व कोष में, इसका भी पुनर्निवेश कर सकती है अपने कंपनी का। मतलब ये एक तरह से उसके पास वित्त आ गया, ये पूंजी आ गई और इसका जो है वो अपनी कंपनी के आगे विस्तार के लिए काम कर सकता है। निवेश प्रन्यास
तमाम तरह की निजी सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में, लिमिटेड सेक्टर में, जो अर्ध सरकारी सेक्टर में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो यूनिट के रूप में ऋण पत्र जारी करते हैं और म्यूचुअल फंड जिसे होता है, आपने नाम सुना होगा, वो सब चीज़ शेयर जारी करते हैं। तो ये अंशों के रूप में आम जनता से छोटी छोटी अमाउंट में पैसा इकट्ठा करते हैं, 10+10+10 इस तरह से करके इनके पास एक बड़ा कोष आ जाता है। और इन कोष इस जो ये आपके निवेश संस्थाएं हैं, जो तमाम संस्थाएं जैसे कि बिरला की तरफ से है, टाटा की तरफ से है, रिलायंस की तरफ से है, सबका म्यूचुअल फंड चलता है। ये LIC करती है। बैंकिंग सेक्टर में भी बैंक, तमाम जो बैंक हैं वो करते हैं। वो सारे लोग अपना यूनिट जारी करते हैं और उसमें जनता निवेश करती है एक, और इससे पैसा बड़ा आता है, कोष इकट्ठा होता है। और ये इस कोष से जो है ये कंपनियों के शेयर और ऋण पत्र खरीदते हैं, जिससे वो लाभ कमाते हैं और उस लाभ का जो है हिस्सा अपने यूनिट धारकों में वितरित करते हैं। इस तरह से तमाम संस्थाएं हैं, जैसे UTI आपका है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो भी काम करती है। तो ये है, कुछ विदेशी संस्थान हैं जो कि ये काम करते हैं। आपके विदेशी संस्थान हैं जो उद्योगों को वित्त की व्यवस्था करते हैं। वो सरकार की गारंटी पर, बैंकों की गारंटी पर, अन्य लोगों की गारंटी पे उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। इस तरह से उनको उनका भी एक वित्त का साधन होता है। और ये सारे जितने भी है ये सब अल्पकालीन या मध्यकालीन पूंजी की व्यवस्था होती है इससे उद्योगों को। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो उसके लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया और औद्योगिक बैंकों की स्थापना किया गया। जो आपका ये औद्योगिक बैंक है, यह दीर्घकालीन ऋण के उद्देश्य से स्थापित किया गया, जिसका कि उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो हम लोगों के जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो आपका औद्योगिक बैंक है। इसी औद्योगिक बैंक के बारे में हम लोग 1-2 लेक्चर में चर्चा करेंगे कि औद्योगिक बैंक है क्या, ये कैसे कार्य करता है और उद्योगों के विकास में उनके वित्त के लिए क्या क्या करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो औद्योगिक बैंक है, इसका मुख्य काम है उद्योगों के लिए स्थायी या दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था कराना। यानी कि जो औद्योगिक संस्थान आपके है उसके लिए लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कराना। और इसकी शुरुआत जो है आपके, इसका अगर भारत में विकास पर चर्चा करें तो 1917 में पहला औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई, टाटा औद्योगिक बैंक, जो कि तमाम कारणों से दुर्भाग्यवश 1933 में असफल हो गया। इसी बीच जो है 1919 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई, 1920 में आपके मैसूर औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई, 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई। ये सारे बैंक जो है आपके स्वतंत्रता से पूर्व के थे और सभी किसी न किसी कारणों से जो है असफल रहे। कारण इसमें प्रमुख यही था कि इनके अंदर व्यवसायिक दक्षता की कमी थी और जिस तरह की कार्यकुशलता होनी चाहिए उस तरह का ये परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इनके संगठन में वो चीज़ें नहीं आ पाई। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि इनके पास वित्त की कमी थी, इनके पास पूंजी की कमी थी, बगैर पूंजी के उद्योगों की सहायता नहीं कर सकते थे। तो लोगों के बीच जो है एक विश्वास का भाव नहीं आ पाया और ये जो है सारे बैंक, जो औद्योगिक बैंक आपके स्थापित हुए भारत में 1917 में टाटा का, 1919 में आपका कलकत्ता औद्योगिक बैंक, 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक और 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक, तो ये सारे असफल रहे। फिर जब आपका देश आजाद होता है स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने उद्योगों को के लिए वित्त की व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता पश्चात जो है आपका 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना करती है, 1951 में राज्य वित्त निगम की स्थापना करती है और आगे 1955 में भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना होती है, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना होती है
जिसको IDBI कहते हैं, ये आपका ICICI होता है, आपका भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड। ये लिमिटेड है, जो बाद में आपके एल हट जाता है तो ICICI हो जाता है। तो इसके बारे में, इन सबों के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आगे। और 64 में आपका UTI भारतीय इकाई प्रन्यास यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1989 में ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना होती है, इसको सिडबी के नाम से भी, जैसा सिडबी जानते होंगे वो है। फिर 1997 में आपका भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना होती है। तो ये सब संस्थान जो है स्थापित होते हैं ताकि भारत सरकार द्वारा ये सब प्रयास किए गए ताकि उद्योगों को वित्त की व्यवस्था किया जा सके, लंबे समय दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था की जाए उद्योगों का, और उद्योग हमारे विकसित हो, हमारे देश में जो है उद्योगीकरण हमारे देश का हो। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ऐसा कहा जाता है कि भारत, जब अंग्रेज गए थे तो भारत एक सुई भी बनाने की क्षमता नहीं रखता था। तो आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनका एक सोच था कि हम देश को औद्योगिक रास्ते पर, औद्योगिकरण के रास्ते पर चलेंगे। हालांकि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि क्षेत्र, हमारी ज़्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जो कृषि पर आधारित निर्भर करती है। लेकिन उस कृषि क्षेत्र में भी उद्योगों के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से और अच्छा उत्पादन ला सकते हैं। इस प्रयास सोच के साथ जो है भारत में औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया गया, और उन औद्योगिकरण के बढ़ावा के लिए जो है उनके वित्त की जरूरत है, पूंजी की जरूरत पड़ती है, और उस पूंजी के लिए जो है भारत में इस तरह के संस्थान का स्थापना किया गया, यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास एवं निवेश साख निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इकाई, भारतीय इकाई प्रन्यास, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, ये सब संस्थान की स्थापना हुई। और हम लोगों के जो बैंकिंग के सिलेबस में ये सारे संस्थान हैं, आपको इन सारी बैंकों के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा कि ये बैंक कब स्थापित हुए, किन उद्देश्यों से स्थापित हुए, इनकी क्या कार्य किए, कितना सफल हुए, कितना असफल हुए, असफलता के कारण क्या थे, उसका समाधान क्या है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग आगे के लेक्चर में चर्चा करेंगे, आगे की हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल हम लोग जो है औद्योगिक बैंकों के बारे में चर्चा करते हैं कि औद्योगिक बैंक जो है ये तो एक भारत में औद्योगिक विकास का यात्रा रही कि 1917 से चल करके अब तक जो है भारतीय औद्योगिक विकास कैसे कैसे किया। अब आगे बढ़ते हैं, जो औद्योगिक बैंक था इसका किन कार्यों के लिए किया गया। तो जो कार्य की बात अगर करें औद्योगिक बैंकों के कार्य, तो हमारा जो औद्योगिक बैंकों का कार्य है, पहला है कि अंश क्रय करना। औद्योगिक बैंक जो है उद्योगों के शेयर को, अंशों को, जब ये औद्योगिक संस्थान अपने अंश निर्गमित करते हैं, जारी करते हैं, तो औद्योगिक बैंक उन अंशों को क्रय करता है, ऋण पत्रों को क्रय करता है, ऋण देता है, यानी कि उद्योगों को ऋण देगा, ऋणों की गारंटी देता है, यानी कि किसी संस्थान से कोई उद्योग ऋण ले रहा है तो ये औद्योगिक बैंक जो है, ये जो आपका था, ये सभी जो है उसकी ऋण की गारंटी देते हैं। अभिगोपन करना, अभिगोपन से आशय आपका है कि जब कोई कंपनी, कोई उद्योग इंडस्ट्री जो है अपने अंशों को और ऋण पत्रों को जारी करती है तो उसको बेचने का, उसको सेल करने का जिम्मेदारी आपके औद्योगिक बैंक लेते हैं। इसको अभिगोपन, अंडर राइटिंग कहते हैं, यानी अभिगोपन कार्य। इससे क्या होता है कि उस साख, उस अंश पर और उस डिवेंचर पे जो है एक प्रामाणिकता की मुहर लग जाती है और लोगों में एक विश्वास बन जाता है कि नहीं, ये जब ये संस्था, यानी कि आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राज्य वित्त निगम या आपका UTI बेच रहा है या औद्योगिक विकास बैंक IDBI बेच रहा है, ICI बेच रहा है, तो इन सब चीज़ों से जो है अभिगोपन का जब कार्य करते हैं, यानी उस कंपनी के अंशों को और शेयर ऋण पत्रों को बेच रहे हैं तो उस पर गारंटी हो जाता था और वो उसकी बिक्री आसानी से हो जाती थी। तो इसी को अभिगोपन कार्य करते हैं, अंडर राइटिंग करते हैं। ये काम करने का काम जो है औद्योगिक बैंक करते थे। जमाई स्वीकार करना, जनता से जमाई, जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, बैंक नहीं है वहाँ पे बैंकिंग का कार्य करने लगे। तकनीकी सहायता लेना, यानी कि जो आपके नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं उनको उस क्षेत्र में अनुभव कम है तो ये औद्योगिक बैंक उनको टेक्नोलॉजी की
के भी ज्ञान दिया करते थे, उनसे सहायता करते थे और इस तरह की चीजें करते थे। यानी कि औद्योगिक बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता था उद्योगों के विकास के लिए। उनके लिए तुरंत मार्केट तैयार कर दे रहा है, उनको ऋण पत्रों की गारंटी दे रहा है, विज्ञापन कर रहा है, जमाइश मतलब उनकी तकनीकी ज्ञान दे रहा है। इस तरह सारी चीजें करके वो जो है उद्योगों के विकास में अनवरत लगा हुआ है। और ये चीज एक और चीज है, थोड़ा सा आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी औद्योगिक बैंक जो हमारी कार्य, ठीक है, ये कार्य जो की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो देश में तीव्र औद्योगिक विकास होना चाहिए। उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए संगठित पूंजी बाजार के विकास हेतु, यानी ये तीन प्रमुख कार्य थे जिनके लिए आवश्यकताएं थी, महसूस किया जा रहा था समाज में कि देश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए किसी एक ऐसी संस्था का होना चाहिए, कुछ ऐसे संस्थान हो सरकार द्वारा जो कि उनको विकास में सहायक हो, उद्योगों में आधुनिकीकरण लाने में योगदान करें। और जो आपका पूंजी बाजार असंगठित क्षेत्रों में था, यानी सेठ साहूकार और तमाम देसी बैंकर्स और तमाम लोग जो है ऋण का काम करते थे, तो एक असंगठित रूप से काम, तो संगठित रूप से पूंजी बाजार डेवलप हो। पूंजी बाजार यानी कि जहाँ पे दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जा सके, लंबे समय वाले ऋण देते हैं तो उसको हम पूंजी बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार दो चीजें होती हैं। आगे हम इस पर भी एक चैप्टर आपके है और उस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बस फिलहाल के लिए कि मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहाँ पे एक वर्ष से कम यानी अल्पकालीन ऋण प्रदान प्राप्त होते हैं, और पूंजी बाजार वह बाजार होता है जहाँ पर लंबे समय दीर्घकालीन ऋण प्रदान प्राप्त होते हैं। और वो संगठित क्षेत्र में पूंजी बाजार को डेवलप करना और मुद्रा बाजार इत्यादि को डेवलप करने के लिए इन औद्योगिक बैंकों की स्थापना की, यानी कि संगठित रूप से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। जैसे आपका 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हुआ, या फिर 64 में यूटीआई हुआ, इस तरह की चीजें जो है, या औद्योगिक विकास बैंक हुए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार की निगरानी में, आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं। और इस तरह से जो है इन आवश्यकताओं का, यानी जो देश की आवश्यकताएं थी कि तीव्र औद्योगिकरण का विकास किया जाए, आधुनिकीकरण लाई जाए उद्योगों में और संगठित मुद्रा बाजार हो, इन उद्देश्यों को बखूबी पूरा करने का काम जो है औद्योगिक बैंक किया। लेकिन जब हम आगे और बढ़ते हैं तो ये देखने में आता है कि जो हमारे औद्योगिक, ठीक है, इन अच्छे उद्देश्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए किया गया, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। जब किसी कार्य योजना आपने बना लिया, धरातल पर उतार रहे हैं, तो कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। तो उन व्यवहारिक समस्याओं में क्या क्या महसूस किया गया, उन समस्याओं पर चर्चा, यानी कि जो आपका जो गति हमने सोचा था, तीव्र औद्योगिकरण की बात की गई थी, वो गति प्राप्त करने में थोड़ी समस्या आई, उद्योगों में आधुनिकीकरण में समस्या आई, संगठित बाजार विकसित करने में समस्या आई। तो उसका कारण क्या रहा है? तो कारण पहला आया कि जनता की निर्धनता। जनता के पास पैसा ही नहीं है तो अंश कैसे खरीदेगा? कंपनियां तो अंश जारी कर दी, लेकिन जनता के पास पैसा नहीं है, वो अंश नहीं खरीद पा रही है। इसी उद्देश्य को ले करके जो है, क्योंकि अंश जो है, कंपनियों का अंश 100 रुपए का जारी होते हैं, उस यूनिट में चलते हैं, तो आपको यानी कि 10-10 के लाट में लेना पड़ा। 10 रुपए का अगर एक यूनिट जारी हुआ तो 10 गुणित 10, यानी 10 यूनिट आपको लेना 100। इस तरह से आपको 100 के लाट में लेना पड़ता था, तो वो समस्याएं आती थी, बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती थी, जो कि जनता के पास नहीं था। इसीलिए जो है यूटीआई जो है काम किया, इसने क्या किया कि छोटे छोटे यूनिट में आप ले लीजिए और एक इसी आपका निवेश प्रन्यास है, ये यही काम करते हैं। आम जनता छोटी छोटी रकम देता है और एक बड़ा कोष इकट्ठा होता है। जब एक बड़ा कोष इकट्ठा होता है तो इस बड़ा कोष से जो है कंपनियों के में बड़ा निवेश कर देते हैं, और फिर उनसे जो लाभांश यहाँ आता है, इस लाभांश को टुकड़ों में बांट करके यूटीआई जो है वो अपने शेयर अंश, जो कम पूंजी वाले व्यक्ति हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। तो पहली जो विकास गति में बाधक बना वो जनता की निर्धनता। दूसरा है जमाओं पे कम ब्याज, यानी कि जो आपके व्यापारिक बैंक थे ये लोगों के डिपॉजिट पे कम ब्याज देते थे, तो लोग प्रोत्साहित नहीं होते थे कि पैसा, जब तक बैंकों के पास पैसा आएगा नहीं वो उसका कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो बैंकों का काम है आपको जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना, तो जब जमाएं आएंगे ही नहीं तो ऋण कहाँ से देंगे? तो इस तरह की समस्याएं नहीं, पूंजी की समस्या आने लगी। और तमाम ऐसे बैंक थे जो बंद हो चुके थे, तो उनसे जरा सा विश्वास का भाव आया कि अरे ये तो काम कम कर रहे हैं, और इस चीज़ों के लिए तो उनका बैंक बंद होने के कारण जो है इस तरह की समस्याएं, अविश्वास का भाव आ गया। सरकार द्वारा उपेक्षा किया गया कुछ जगहों पे,
ठीक है, योजनाएं बनाई सरकार ने, बैंक स्थापित की, लेकिन जो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी उस इच्छा शक्ति का अभाव पाया गया सरकारों द्वारा। उद्योगों इसलिए जो है ये समस्याएं आई। अकुशल प्रबंध का भी था, तमाम तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे थे संस्थानों में। जो औद्योगिक बैंक की इकाइयाँ थी उसमें अकुशल लोगों का प्रबंधन आ गया था, उसकी वजह से समस्याएं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो ग्रामीण साख की बात हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे, उसमें भी राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से अकुशल प्रबंधन के कारण जो है तमाम तरह के संस्थाएं जो है असफल हुए थे। तो वही कारण यहाँ उद्योगों में भी आया। जिस तरह से कृषि क्षेत्र में आया तो उस तरह से उद्योग क्षेत्र में भी अकुशल प्रबंधन के कारण बैंकिंग सिद्धांतों की अवहेलना करके ऋण दिया जाता था। तमाम ऐसे इंडस्ट्री थे जिनको अधिक जो लोन पा जाते थे, कुछ लोग नहीं मिल पाता था। तो इस तरह की समस्याएं आ जाती थी। जनता में तरलता पसंदगी थी। जनता चाहती थी कि वो जो है अपने धन को अपने पास नकदी रखे। उनको बैंकों के तरफ जो है उनका रुझान कम था, वो घर में ही रखना पसंद करते थे। तो इस तरह की समस्याएं थी। उसका भी कारण था, जनता को अगर बैंकों में साख बनेगी, यानी बैंक अच्छे साख वाले होंगे तो जनता स्वाभाविक सी बात है अपनी धन को वहाँ पे रखेगी। जब अविश्वास का भाव पैदा होता है तो लोग जमा डिपॉजिट पैसे को भी बाहर निकालने लगते हैं। इस तरह की चीजें, तो जनता अपने पास कैश रखना थी, इसका भी समस्या आ गया। प्रबंध अभिकर्ताओं की प्रभुत्व, यानी जो मैनेजमेंट के एजेंट थे वो लोग अपना सुपरमेसी साबित करते थे और इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आने लगी थी। तो और आपके सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि आपका जो शेयर मार्केट है, उन बाजारों की कमी के कारण जो है ये विकास की गति जो है धीमी हो गई थी औद्योगिक क्षेत्र में, जो औद्योगिक बैंकों की। ये तो आपका चर्चा हुआ कि क्या कारण थे कि औद्योगिक बैंक जो है वो जो अपेक्षित गति थी उनकी, वो विकास की जो अपेक्षित गति किया सोचा गया था उसको नहीं पाए। अब आता है कि अब क्या किया जाए कि उस गति को प्राप्त किया जाए, यानी कि जो हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो सीधी सी बात है, अगर हमको सुधार करना है तो सुधार में तो वही करने होंगे जो चीजें रोड़ा बन रहे हैं। यानी कि जनता निर्धन है तो उनको सक्षम बनाया जाए, उनको ऐसी सुविधाएं दें कि वो अपने कृषि क्षेत्र में उत्पादक हर क्षेत्र में जिस सेक्टर में वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छा करें और वो लाभ कमा सकें। और इसी जमाओं पे जो ब्याज दर कम है वो बढ़ाएं ताकि लोगों में एक साख डेवलप हो। जो तरलता पसंदी घर में रख रहे हैं उनको अगर अधिक ब्याज मिलेगा तो बैंकों में रखेंगे। जो बैंकों के पास पूंजी आएगी, पैसा आ जाएगा उनके पास, तो वो उद्योगों को देंगे। तो इस तरह से एक चक्र चलना शुरू हो जाएगा, यानी एक गति पकड़ लेगी और अर्थव्यवस्था आपका अच्छे से कार्य करने लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो कारण आपके कमियां हैं उन कमियों में सुधार कर देना होगा और इस तरह से जो है आपके औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक बैंक आपका अच्छा विकास कर देंगे और उद्योगों में वित्त की व्यवस्था हो जाएगी। तो कुल मिला के आज की चर्चा में हम लोगों ने औद्योगिक वित्त के बारे में पढ़ा कि क्या है और उसकी संरचना की कितने प्रकार के उद्योगों में वित्त की जरूरत पड़ती है और वो जरूरत कहाँ से पूरी की जा सकती है, कौन कौन से साधन है जहाँ से उनको मिलता है। फिर आता है बाद में कि अंत में निकल कर कि औद्योगिक बैंक उसके केंद्र में है और उस औद्योगिक बैंक का विकास की यात्रा क्या रही है उस पर चर्चा हुआ। वो कौन से कार्य करते हैं, किन आवश्यकताओं को पूरा करता है आपका औद्योगिक बैंक और उन आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी गति कम धीमी क्यों है, क्या क्या कारण थे और उसका क्या समाधान था। अब हम जब आगे की चर्चा करेंगे, अगले बार मिलेंगे, तो हम स्वतंत्रता के बाद जो संस्थाएं स्थापित हुई हैं, यानी कि 1948 में जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।